जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोगों की इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स चैप्टर की क्लास नंबर 2 है। आज की क्लास में हम लोग इसके बचे हुए रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन सीखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने केवल दो बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में सीखा था। वो कौन से दो बेसिक प्रिंसिपल्स थे? रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन सीखा था क्या? नहीं, लिटरल कंस्ट्रक्शन और हेडेंस रूल। आई थिंक एक और मैंने आपको सिखा दिया था, एडजस्टम जेनरस। यस और नो? ये तीनों रूल्स हम लोग सीख चुके थे। आज एक बार पहले इसको रिकैप कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों ने रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में सीखा सबसे पहले ये कि स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है। तो स्टैट्यूट इज द विल ऑफ द लेजिस्लेचर। लेकिन सिर्फ विल ऑफ द लेजिस्लेचर से नहीं चलता है। ऐसा विल जिसको कि इंप्लीमेंट किया गया है बाय राइटिंग, बाय लेजिस्लेटिव पावर, दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्टैट्यूट। अब स्टैट्यूट के अंदर में सिर्फ एक्ट नहीं आता है, इसमें रूल्स रेगुलेशंस भी आते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसका एक हिस्सा है। तो बेसिकली स्टैट्यूट इज अ वेरी वाइड टर्म जिसमें सभी प्रकार के लॉज आ जाते हैं। कितने तरह के स्टैट्यूट्स हो सकते हैं? कोडिफाइंग, डिक्लेरेटरी, रेमेडियल, अमेंडिंग, कंसोलिडेटिंग, इनेबलिंग, डिसेबलिंग और पीनल। अनरिटन लॉ को कोडिफाई करना क्या हो गया? कोडिफाइंग। कोई नया लॉ नहीं बनाते हैं, केवल एग्जिस्टिंग लॉ को डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेटरी। किसी कॉमन लॉ को ये ऑल्टर करते हैं, या बेसिकली जज मेड लॉज जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? रेमेडियल। किसी एग्जिस्टिंग लॉ को अमेंड करते हैं, अमेंडिंग। अलग अलग लॉज को एक साथ एक लॉ बनाते हैं, कंसोलिडेट द सेवरल प्रीवियस स्टैट्यूट्स, कंसोलिडेटिंग। या तो कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज करें, या तो फिर कोई रिस्ट्रिक्शन रिमूव करें या फिर कोई डिसेबिलिटी रिमूव करें, दैट इज इनेबलिंग। कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज करें तो डिसेबलिंग, और उसके बाद पेनल्टी अगर इंपोज किया जाए तो फिर पीनल प्रोविजंस। क्लियर है यहां तक? जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, तो हम लोगों ने सीखा था कि ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैट्यूट है। व्हाट वाज द नीड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन? क्या नीड थी? क्योंकि जब लॉ बनाया जाता है, स्टैट्यूट बनाया जाता है, तो वो बहुत क्लियर कट होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। उसकी लैंग्वेज जो है वो मिक्सड अप होती है, उतनी क्लियर कट नहीं होती। तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग इंटरप्रिटेशन का यूज करें। तो it is not within the human powers to foresee the manifold sets of fact which may arise. Even if it were, it is not possible to provide for them in terms of free from all ambiguity. यानी उसमें ambiguity का मतलब उसमें confusions, doubts रह ही जाते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज मैथमेटिकली प्रिसाइज नहीं है कि इक्विलेटरल कह दिया तो इसका मतलब कि यही होगा, ठीक है। और ट्रायंगल कह दिया तो तीन ही साइड होंगे, चार साइड नहीं होंगे। यहाँ पे मेन का मतलब मेन इंक्लूड्स वुमेन भी हो सकता है कि नहीं? तो इट इज नॉट सो मैथमेटिकली प्रिसाइज। तो अगर कोई डिफेक्ट आता है तो जज साहब की क्या जिम्मेदारी बनती है? उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट समझें और फिर उसको इंटरप्रेट करें। इसीलिए हमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। क्या जनरल प्रिंसिपल से इंटरप्रिटेशन के पहला हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? बताइए। लिटरल रूल या प्राइमरी रूल? प्राइमरी रूल्स के अंदर में प्राइमरी रूल या लिटरल कंस्ट्रक्शन पहला था। इसमें हम लोगों ने कहा था कि हमें किसी भी वर्ड को उसकी ऑर्डिनरी, पॉपुलर एंड ग्रामेटिकल मीनिंग में समझना चाहिए, अनलेस सच अ कंस्ट्रक्शन लीड्स टू एब्सर्डिटी। अनटिल अनलेस उससे एब्सर्ड मीनिंग निकले, आपको हमेशा किसी भी शब्द को उसके ऑर्डिनरी, नेचुरल या ग्रामेटिकल मीनिंग से ही इंटरप्रेट करना चाहिए। लेकिन उस इंटरप्रिटेशन से कोई भी प्रोविजन रिडंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर उस कंस्ट्रक्शन को किया जा रहा है merely as per the ordinary general meaning, but according to the meaning of words as applied to the subject of matter for which they are used। यानी इसका मतलब कहा गया कि जब भी किसी डॉक्यूमेंट में, किसी स्टैट्यूट में आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो आप उस शब्द का मतलब बाकी उसके कॉन्टेक्स्ट में निकालेंगे। किस चीज के कॉन्टेक्स्ट में?
जिस शब्द को जहां पे, जैसे से फॉर एग्जांपल हमने कहा किसी भी एक वॉयलेशन की बात हो रही है, ठीक है, और उसके अंदर में हमने आपसे कहा कि फॉर एनी सच वॉयलेशन या एनी सच हम कहें कि अफेक्टेड पर्सन, तो अफेक्टेड पर्सन वहां पे कौन हो जाएगा? जो उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में अफेक्टेड है। उसके अंदर में एनी सच वॉयलेशन मतलब क्या हो जाएगा? जो उस एक्ट में लिखी हुई वॉयलेशन है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो किसी भी शब्द का मतलब हमको उसके कॉन्टेक्स्ट से निकालना चाहिए। नथिंग शुड बी एडेड और टेकन from an institute unless there are adequate grounds that legislature intended something which it omitted to express। यानी कोई भी मीनिंग हमें अपने मन से ना तो जोड़नी चाहिए ना तो हटानी चाहिए until unless उसके लिए हमको प्रॉपर एविडेंस मिले। वापस से देखिए, मैंने आपके लिए पूरा का पूरा जवाब पॉइंटर्स में करके लिख दिया है, तो इसके अंदर में आपको इसी तरीके से पॉइंटर्स में जवाब भी देना है। क्या लिखना है आपको? सबसे पहले कि लिटरल कंस्ट्रक्शन मतलब क्या? लिटरल कंस्ट्रक्शन मतलब कि आप किसी भी शब्द को उसकी ऑर्डिनरी, नेचुरल या ग्रामेटिकल मीनिंग, बताइए क्या? ऑर्डिनरी, नेचुरल या ग्रामेटिकल मीनिंग, इसी के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। अनलेस सच अ कंस्ट्रक्शन लीड्स टू एब्सर्डिटी, अनटिल अनलेस उस कंस्ट्रक्शन से एब्सर्ड आंसर आ रहा है। The interpretation should not make the provision redundant, यानी वो इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आपका प्रोविजन क्या हो जाए? रिडंडेंट हो जाए, मतलब इनइफेक्टिव हो जाए। जब भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा तो हमें उसकी केवल ऑर्डिनरी जनरल मीनिंग को नहीं देखना है, हमें यह भी देखना है कि उस सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से उसकी मीनिंग क्या निकल करके आती है। ठीक है, जैसे आपको ये याद है मोतीपुर जमींदारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, इसके अंदर में शब्द इस्तेमाल किया गया था शुगर केन। शुगर केन, शुगर केन क्या एक वेजिटेबल था या नहीं था, इसके ऊपर में एक चर्चा हुई थी। तो कहा गया था कि ग्रामेटिकली तो ये एक या अगर हम डिक्शनरी मीनिंग पर जाएं तो फिर ये एक वेजिटेबल है, लेकिन असल में ऑर्डिनरी मीनिंग में इसको वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए इसे वेजिटेबल नहीं माना जाएगा। तो किसी भी शब्द को हमें उसकी ऑर्डिनरी, नेचुरल या ग्रामेटिकल मीनिंग के हिसाब से ही इंटरप्रेट करना चाहिए, लेकिन उसकी उस इंटरप्रिटेशन से वो प्रोविजन रिडंडेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा हम लोगों ने कहा मिसचीफ रूल या बेनिफिशियल या पर्पसिव कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसे मिसचीफ रूल भी कहते हैं, हेडेंस रूल भी कहते हैं, या बेनिफिशियल या पर्पसिव कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। क्या क्या नाम है इसका? मिसचीफ रूल, हेडेंस रूल, बेनिफिशियल या पर्पसिव कंस्ट्रक्शन। यानी बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं या पर्पसिव कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। तो आपसे अलग अलग नाम से एग्जाम में पूछा हुआ भी है। ये सवाल आपसे एग्जामिनेशन में 2 बार पूछा गया, एक बार शायद हेडेंस रूल करके पूछा गया था और एक बार आपसे बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन करके पूछा गया था। तो पूछा जाएगा कि बताइए ये क्या है, तो आपको सिंपली बताना है कि ये एक रूल है जो कि आपसे 4 बातें कहता है कि ये समझो कि जिस समय वो लॉ बनाया गया उस समय का बैकग्राउंड क्या था। तो ये 4 जवाब होते हैं जो कि आपको देने होते हैं। कौन से 4 जवाब देने होते हैं? कि व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर द मेकिंग ऑफ द एक्ट, वो एक्ट बनने से पहले का कॉमन लॉ क्या था। दूसरा, व्हाट वाज द मिसचीफ एंड डिफेक्ट फॉर विच द कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड, क्या मिसचीफ और डिफेक्ट थी जिसके लिए कॉमन लॉ हमको कोई भी जानकारी नहीं दे रहा था। वापस से, व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर द मेकिंग ऑफ द एक्ट, एक्ट बनने से पहले का लॉ क्या था, एंड क्या मिसचीफ और डिफेक्ट थी जिसके लिए कॉमन लॉ प्रोवाइड नहीं कर रहा था, और क्या रेमेडी पार्लियामेंट ने रिजॉल्व किया और उस रेमेडी के पीछे का रीजन क्या था। जैसे मैंने आपको लैंड सीलिंग एक्ट करके एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, हमने आपको कहा था कि लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा अगर कोई लैंड होल्ड कर रहा होगा तो सरकार उसको ले लेगी और फिर उसको लैंडलेस फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का उनका एक अपना टारगेट था। तो क्या लॉ था बिफोर द मेकिंग ऑफ द एक्ट? देयर वाज नो एज सच लॉ बिफोर द मेकिंग ऑफ द एक्ट। एंड क्या मिसचीफ थी? एक एक्सेसिव होल्डिंग ऑफ लैंड। क्या रेमेडी पार्लियामेंट ने सुझाया कि वो उसको कब्जे में कर लेगा, और इसके पीछे में क्या रीजन था? ताकि वो इक्वालिटी क्रिएट कर सके उन लोगों
को, जिनके पास जमीन नहीं है उनको वो जमीन बांट सके। तो ये आपका क्या था बताइए, मिसचीफ रूल। Therefore, when the material words are capable of bearing two or more construction, this rule directs that the court must adopt that construction which shall suppress the mischief and advance the remedy. बोले क्या? Suppress the mischief and advance the remedy. आम शब्दों में मैंने आपको वो 10 बजे वाला भी एग्जांपल लिया था। मैंने आपसे कहा कि कल आपको 10 बजे तक होमवर्क कर लेना है, ठीक है? तो इन दैट केस आपने क्या उसको इंटरप्रेट किया था, 10 AM या 10 PM? 10 AM इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है? आप उसको मिस्चीवियसली 10 PM नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव वो 10 AM 10 बजे कहने का क्या था कि आपका होमवर्क चेक करेंगे, और होमवर्क तभी चेक कर पाएंगे जब वो सुबह के 10 बजे तक हो जाए। यस और नो? तो ये था मिस्चीफ रूल या हेडन्स रूल। हेडन का केस भी मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया था कि एक चर्च था, उस चर्च के पास में जमीन थी, उस जमीन को किंग के कब्जे में ना चला जाए इसलिए उसने एक लीज होल्ड तैयार करके हेडन के नाम पे उस जमीन को कर दिया, ठीक है, जो कि चर्च का ही वफादार था। लेकिन कहा गया कि वो ट्रांसफर वैलिड नहीं माना जाएगा। उसका नाम था सप्रेशन ऑफ रिलीजियस हाउसेस एक्ट। वैसे ही करके स्मिथ वर्सेस ह्यूज का मैंने आपको केस स्टडी बताया था, ठीक है, जिसके अंदर में स्मिथ वॉज अ लेडी, याद होगा आपको। कल मैंने आपको इसका भी एक केस स्टडी इलाबोरेट किया था, स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट, जिसमें पब्लिक प्लेसेस शब्द का मिसयूज किया गया था। कहा गया था कि पब्लिक प्लेस के अंदर में वो बिजनेस आपका प्रोहिबिटेड है, लेकिन अदरवाइज इट इज अलाउड। तो स्मिथ वर्सेस ह्यूज में वही चीज कहा गया कि यू कैन नॉट मिसयूज द वर्ड पब्लिक प्लेस। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन एंड रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ये बचा हुआ है। एजेस्डम जनरस आपको पढ़ा चुके थे ना, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको समझाया था, याद है? हमने आपसे कहा था कि अगर हमने आपसे कहा कि CA, CS एंड अदर स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड, तो फिर अदर सच स्टूडेंट्स के अंदर में कौन हो गया? CMA या बाकी और प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स जो कि कॉमर्स से जुड़े हुए हैं। तो रूल ऑफ एजेस्डम क्या? ये रूल ऑफ एजेस्डम जनरस। एजेस्डम जनरस का मतलब क्या? ऑफ द सेम काइंड या स्पीशीज। Where there are general words following the particular and specific words, the general words must be confined to things of same kind as those. देखो इसमें ऐसे कहा जाता है, अगर कोई जनरल वर्ड फॉलो कर रहा है कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को, जनरल वर्ड फॉलो कर रहा है स्पेसिफिक वर्ड्स को, जैसे हमने आपसे कहा कि this rule will apply to cooperative society, your LLP या फिर any other such kind, cooperative society, LLP, private company, public company and such other entities। such other entities जब भी यहाँ पे हम अगर कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे मेरे को समझ में आ रहा है, इन्होंने इस्तेमाल किया कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन्होंने इस्तेमाल किया LLP, इन्होंने पार्टनरशिप नहीं लिखा, यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं वो क्या कहना चाहते होंगे? बॉडी कॉर्पोरेट्स जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अगर हम कह रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर जीनर इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई एक पर्टिकुलर जीनर इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे लेट मी टेक एन एग्जांपल, हमने आपके साथ में लास्ट क्लास में लिया भी था। जैसे अगर आपसे कहा गया कि यू कैन कीप डॉग्स, कैट्स, ठीक है, एंड रैबिट्स, और कोई पालतू जानवर होता है, पैरट एंड सच अदर एनिमल्स और बर्ड्स इन योर हाउस, तो क्या इसके अंदर में शेर भी आ जाएगा? शेर इज ऑल्सो काइंड ऑफ कैट? नहीं। तो फिर वहां पे सच अदर एनिमल्स का मतलब क्या था? सच अदर डोमेस्टिक एनिमल्स, काऊ, ठीक है, जो भी आप डोमेस्टिकली रख सकते। इज दिस क्लियर? वैसे ही करके अगर आपने कहा काऊ, अगर आपको शब्द इस्तेमाल किया गया है काऊ, बफेलो, गोट, तो it means you are talking about milk bearing animals।
तो टू अप्लाई दिस रूल, अच्छा ये रूल अप्लाई करने के लिए देखना शब्द वापस से क्या है, एजेसिव जनरल, जेनरस का मतलब क्या, ऑफ द सेम काइंड या स्पीशीज, वेयर देयर आर जनरल वर्ड्स फॉलोइंग द पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक वर्ड्स, जनरल वर्ड्स हैं स्पेसिफिक वर्ड के बाद, जैसे एंड अदर्स, एंड अदर्स क्या हो गया, जनरल वर्ड, एंड अदर्स क्या हो गया, जनरल वर्ड, एंड इट इज फॉलोइंग द स्पेसिफिक वर्ड्स। द जनरल वर्ड मस्ट बी कन्फाइंड टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, यानी उस जनरल वर्ड को हम एकदम ब्रॉड मीनिंग नहीं दे देंगे, उसको उन्हीं चीजों में कन्फाइन करेंगे जो कि उसी तरह के हैं। जैसे अगर हम आपसे कह रहे हैं कि यू मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक और स्कूटी, कार, ठीक है, हमने कहा बाइक, स्कूटी और सच अदर इंजन व्हीकल्स। सुनना, मैंने आपसे कहा बाइक, स्कूटी, मोपेड एंड सच अदर इंजन व्हीकल्स। तो ये बताइए रिया, जैसे भी आपने कहा कार, कार क्या इस जनरस में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हम टू व्हीलर्स की बात कर रहे हैं, एक जीनर है कि नहीं है, हम टू व्हीलर्स की बात कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? तो आपको यह देखना है कि एक जनरल वर्ड सच अदर व्हीकल, व्हीकल इज अ जनरल वर्ड स्टूडेंट्स, व्हीकल इज अ जनरल वर्ड, लेकिन साइकिल, स्कूटी, बाइक ये सब क्या हो गए, स्पेसिफिक वर्ड्स। तो व्हेन देयर इज अ जनरल वर्ड फॉलोड बाय अ स्पेसिफिक वर्ड, व्हेन अ जनरल वर्ड इज फॉलोड बाय अ स्पेसिफिक वर्ड, एक स्पेसिफिक वर्डिंग के बाद अगर जनरल वर्ड आता है तो उस स्पेसिफिक वर्ड को उसी सेंस में कन्फाइन करना चाहिए जितना तक उस जनरल वर्ड को उतना तक ही कन्फाइन करना चाहिए जितना तक स्पेसिफिक वर्ड्स थे, ठीक है। द जनरल वर्ड मस्ट बी कन्फाइंड टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड एज दोज स्पेसिफाइड, यानी जो स्पेसिफिक वर्ड्स थे उन्हीं तरह के गुड्स में हमको जनरल वर्ड को भी कन्फाइन करना है, ठीक है, क्योंकि व्हीकल्स के अंदर में हम कहें कि कोई भी व्हीकल आ जाएगा तो ऐसा नहीं है। टू अप्लाई द रूल द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट एग्जिस्ट, इस रूल को अप्लाई करने के लिए ये कंडीशंस एग्जिस्ट करने चाहिए। क्या? सबसे पहला, स्टैट्यूट मस्ट कंटेन एन एनुमरेशन बाय स्पेसिफिक वर्ड्स, स्टैट्यूट के अंदर में सबसे पहले कोई स्पेसिफिक वर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए, आपको सही बताएं, जो कहता है कम से कम शांत रहने से ज्यादा अच्छा है कि बोला जाए, और अगर बोलने में ऐसा कुछ हो भी जाए तो आपको उस बात पे इतना वो नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, आप लोग, हाँ हाँ, मान लीजिए हमने कहा मोटरसाइकिल जिसको कहते हैं, मोटरसाइकिल भी तो एक वर्ड इस्तेमाल होता है, बुलेट, मोपेड, अलग अलग प्रकार के शब्द इस्तेमाल होते हैं ना, ठीक है। साइकिल के अंदर में भी इंजन लगा दिया जाए तो अच्छा, उसमें भी अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं, तो वही समझो, ठीक है। तो टू अप्लाई द रूल द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट एग्जिस्ट। क्या? स्टैट्यूट मस्ट कंटेन एन एनुमरेशन बाय स्पेसिफिक वर्ड्स, यानी कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होने चाहिए, और वो स्पेसिफिक वर्डिंग हमने आपको बताया कि क्या क्या है। सच स्पेसिफिक एन्यूमरेशन शुड कंस्टिट्यूट अ क्लास, अगर हम आपसे कहें साइकिल, काउ, मैन, तो ये तो कोई जीनर तो बन नहीं रहा सर, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। क्लास इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय द एन्यूमरेशन, वो क्लास एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये लगाने का मतलब ही नहीं बनेगा। जैसे समझो, अगर हमने कह दिया कि आई हैव मेड अ रूल एंड दिस रूल शैल अप्लाई टू मेन, वुमेन, ट्रांसजेंडर्स, मेन, वुमेन, ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो ये बताइए, एंड अदर्स भी अगर लिखा रहे तो भी उसके अंदर में कोई ऐसा बचा नहीं है, कोई क्लास बचा नहीं है टू बी एग्जॉस्टेड, ठीक है, देयर इज नो क्लास टू बी एग्जॉस्टेड, क्योंकि ऑलरेडी सबके सब चीजें कवर अप हो गई कि नहीं हो गई, तो सच क्लास शेल नॉट बी एग्जॉस्टेड, उसमें इंटरप्रेट करने लायक कुछ बचा हुआ है, उसमें इंटरप्रेट करने लायक, जैसे दिस रूल विल अप्लाई टू प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज
and private company as well as public company. तो as such there is, because one person company is also kind of private company. चलो हमने लिख भी दिया प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी. तो एज सच उसमें कुछ बचा क्या? नहीं. तो एक तरीके से सारी कंपनीज में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई. तो उसके ऊपर में एडजस्टमेंट जनरस लगा सकेंगे? नहीं. वो क्लास एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए. एग्जॉस्ट का मतलब कि वो खत्म नहीं होना चाहिए. हमने कह दिया पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, तो ये तो पूरा एक क्लास ही खत्म हो गया ना. अब उसमें और कोई कंपनी बची है जो कि हम उसको इसमें इंक्लूड करें? नहीं. समझे कि नहीं समझे? एनजीओ कंपनी थोड़ी होती, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है. निधि कंपनी इज ऑल्सो यूजुअली ए काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी. ठीक है. जनरल टर्म फॉलोज द एन्यूमरेशन. वापस से शब्दों को देखिए, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, वो स्पेसिफिक वर्ड्स एक जीनर है, वो क्लास एग्जॉस्ट नहीं हुआ है. जनरल टर्म उस स्पेसिफिक टर्म के बाद है. एंड देयर इज अ डिस्टिंक्ट जीनस व्हिच कंप्राइजेस मोर देन वन स्पीशीज. यानी उस जीनस के अंदर में एक से ज्यादा स्पीशीज हैं. जैसे होमो सैपियंस या ह्यूमन बींग्स, मेन, वुमेन, ट्रांसजेंडर, ये सब क्या हो गए? अलग अलग स्पीशीज. There is no clearly manifested intent that the general term be given a broader meaning. और ऐसा कुछ नहीं हमको इंटेंशन देख करके लग रहा था कि एक ब्रॉडर मीनिंग हमको देनी है. तो there is no specific या clearly manifested intent that the general term must be given a broader meaning. Is this clear? यहां तक समझ में आ गया? आपका फोन आया हुआ है. तो ये सब चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? एडजस्टम जनरस आपसे पूछ सकता है कि 5 कंडीशंस होती हैं एडजस्टम जनरस की. बेसिकली टॉप की 5 अगर आप याद रख लेंगे, या फिर क्या कंडीशंस होती है एडजस्टम जनरस को अप्लाई करने के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. वाज दिस क्लियर? कम ऑन इन द चैट सेक्शन प्लीज कंफर्म इज दिस क्लियर और नॉट. सिक्स्थ नंबर का पॉइंट था कि हमको क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि उसको ब्रॉडर मीनिंग देने का कोई इंटेंशन नहीं है. जैसे अगर हमने उसमें लिखा डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स एंड सच अदर डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स, तो इसका मतलब है कि वो नॉन डोमेस्टिक को भी इंक्लूड करना चाह रहा था. लेकिन अगर बस खाली लिखा हुआ है सच अदर एनिमल्स, तो हमको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं ये तो उसको ब्रॉडर मीनिंग देना ही चाहता था, इसमें वाइल्ड एनिमल्स को इंक्लूड करना ही चाहता था. नहीं, ऐसा कुछ नजर तो आ नहीं रहा. तो जबरदस्ती का उसको ब्रॉडर मीनिंग नहीं देंगे और उसकी मीनिंग को उतना तक ही कन्फाइन करेंगे जितना तक स्पेसिफिक वर्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं, या जितने तक स्पेसिफिक वर्ड्स का काइंड है उतना ही तक. इज दिस क्लियर? पक्का? चलो, अब 2 आपके प्राइमरी रूल्स बचे हुए हैं, विच इज रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन एंड रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या है देखना है. इसका लैटिन टर्मिनोलॉजी क्या है? ut res magis veliet quam periet. क्या है ये? ut res magis veliet quam periet. हम लोग कहोगे अरे सर क्या कह रहा है ये? सर ut res कह दिया, magis कह रहा है, गाली दे रहा है क्या सर? नहीं, एक लैटिन मैक्सिम है जिसका सिंपल सा मतलब है हाँ, टू गिव अ सेंसिबल मीनिंग. ठीक है. और आपको ये मैक्सिम याद रखना है क्या? हाँ, आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछेगा, अच्छा ये नहीं पूछेगा कि इसका लैटिन मैक्सिम लिख करके बताओ, नहीं, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि ut res magis veliet quam periet, इसका मतलब क्या होता है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? सो एज टू गिव अ सेंसिबल मीनिंग, एक सेंसिबल मीनिंग देना. तो हमें किसी भी वर्ड को एक सेंसिबल मीनिंग देनी चाहिए गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्ट वेयर इट इज यूज्ड. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्ट वेयर इट इज यूज्ड, जिस एक्ट में उसको यूज किया गया है उस एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में हमें यूज करना चाहिए उस वर्डिंग को. ठीक है. अब जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आईटी एक्ट है
और आईटी एक्ट के अंडर में वर्ड इस्तेमाल किया गया है ऑफेंसेस या कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। तो हमको मालूम है ना कि कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस के अंदर में क्या, ये बताइए अगर हम कहें कि कंप्यूटर फेंक करके किसी को मारा और सामने वाले को चोट लग गई, तो ये कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस हो जाएगा? हाँ नहीं, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस मतलब कंप्यूटर के थ्रू अगर कुछ कर रहा है, यस और नो? तो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस अगर शब्द यहां पे इस्तेमाल किया तो हम लोग उसी हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे जैसा कि आईटी एक्ट के अंडर में लिखा गया है। अगर हम उसके अंदर में शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं सिग्नेचर, तो सिग्नेचर वहां पे डिजिटल सिग्नेचर शब्द इंक्लूड करता है कि नहीं करता है? करता। ठीक है, तो व्हाट कैन वी से? वी शुड इंटरप्रेट द वर्ड्स इन सच अ वे सो एज टू गिव इट अ सेंसिबल मीनिंग। उससे उसकी सेंसिबल मीनिंग ड्रॉ आउट होनी चाहिए। ठीक है, वैसे ही करके अगर हम आपसे कहें कि अ पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, तो इफ इट इज रिटन दैट अ पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, देन इट शुड बी कि वो ल्यूनेटिक नहीं होना चाहिए, वो रेशनल पर्सन हो। अच्छा, वैसे ही करके अगर उसमें लिखा है, जैसे मान लो एक कंपनीज एक्ट में आप लोग पढ़ोगे कि इंटरनल ऑडिटर कैन बी एनी पर्सन एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डीम फिट, या एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का हो सकता है, तुमने टर्म पढ़ा होगा, इंडिपेंडेंट पर्सन शुड बी ए क्वालिफाइड पर्सन। ठीक है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, एक नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए। तो नॉलेजेबल पर्सन का मतलब हम लोग समझ सकते हैं ना कि आमतौर पर नॉलेजेबल का मतलब क्या, वो पढ़ा लिखा हुआ हो, बेसिक पढ़ाई लिखाई हो, समझदार हो, इस तरीके से। तो इट शुड गिव अ सेंसिबल मीनिंग। लेकिन अगर हम उसको ये समझ लें कि एजुकेटेड का मतलब कि नहीं जरूरी है CA हो, तो सेंसिबल मीनिंग नहीं ना निकलेगी। तो हमें शब्दों का ऐसे मीनिंग निकालना चाहिए ताकि उसकी सेंसिबल मीनिंग बने। इट शुड बी इन सच ए वे सो एज टू गिव अ सेंसिबल मीनिंग टू देम। वापस से, द वर्ड्स इन अ स्टैट्यूट शुड बी कंस्ट्रूड उत रेस मजीज वेलियत कॉम पेरियत, मतलब सो एज टू गिव अ सेंसिबल मीनिंग। Okay, so what is the rule of reasonable construction? It has to give a sensible meaning. ठीक है, एक sensible meaning देना। A provision of law cannot be so interpreted as to divorce it entirely from the common sense. आप common sense से उसको entirely deviate नहीं कर सकते, उसका कोई अलग सा मतलब नहीं निकाल सकते। Every word or expression used in an act should receive a natural and fair मीनिंग, यानी उसकी एक नेचुरल या एक फेयर मीनिंग होनी चाहिए। ऐसी मीनिंग होनी चाहिए जिसको कि आप एक्ट के साथ रिलेट कर सको। नॉर्मली द स्टैट्यूट मस्ट बी कंसिडर्ड इन देयर ऑर्डिनरी मीनिंग, बट इन मेनी केसेस ऑर्डिनरी मीनिंग डज नॉट लीड टू अ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। तो आमतौर पर तो देखो हमको ऑर्डिनरी मीनिंग पे ही रिलाई करना चाहिए, लेकिन कई बार ऑर्डिनरी मीनिंग से सही मतलब निकल करके नहीं आता है। तो जब आपको लगे कि ऑर्डिनरी मीनिंग से सही मतलब निकल करके नहीं आता है, तो फिर आप उसकी कोई स्पेसिफिक मीनिंग को देख सकते हैं। जैसे हम आपके साथ में एक शब्द डिस्कस कर रहे थे, एक और बहुत अच्छा वर्ड है, उसको समझना। इसी का एक केस स्टडी था, उसमें वर्ड प्रैक्टिस यूज किया गया था, दैट हु कैन प्रैक्टिस दिस। नाउ प्रैक्टिस करने से हम लोग इन जनरल शब्द क्या समझते हैं? उसको बार बार करना, दोहराना। ठीक है, तो हु कैन प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो प्रैक्टिस करने का मतलब क्या? यहां पे नॉर्मल आपका प्रैक्टिस करने से, बार बार करने से नहीं, बेसिकली यहां पे प्रैक्टिस करने से मतलब हुआ कि अपने प्रोफेशनल वर्क को करना। ठीक है, या उस वर्क को करना जब आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लेते हैं तब। ठीक है, तो एक प्रोफेशनल या एक स्पेसिफिक वर्क को करना हो गया वो प्रैक्टिस। तो हम लोग जो शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिस, क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो? अगर हम तुमसे पूछें कि क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आप जॉब कर रहे हो, या आप किसी और बिजनेस में XYZ में इन्वॉल्व हो, तो प्रैक्टिस शब्द का मतलब कि क्या आप ये कहोगे कि नहीं हम प्रैक्टिस तो डेली सुबह उठ करके करते हैं? नहीं, प्रैक्टिस शब्द एक स्पेसिफिक वर्ड है कि नहीं है? तो हमें आमतौर पर, फिर से सुन लो,
हमें आमतौर पर शब्दों को उनके नॉर्मल सेंस में इंटरप्रेट करना चाहिए, उनकी ऑर्डिनरी नेचुरली ग्रामेटिकल मीनिंग में करना चाहिए, लेकिन उससे हम कंप्लीटली डाइवोर्स ना कर जाएं फ्रॉम द कॉमन सेंस। जैसे मान लीजिए एक और केस स्टडी है। ये सारे केस स्टडी जब आप वापस से रिवाइंड रिकैप करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी बिल्डअप होगी। उस केस स्टडी के अंदर में ऐसा था कि कहा गया कि कोई भी व्हीकल अगर रोड्स के ऊपर में, अगर सड़क पे अगर चल रहा है तो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, नाउ से फॉर एग्जांपल अगर एक व्हीकल है वो सड़क पे चल नहीं रहा है, सड़क पे खड़ा है, ठीक है, वो बनने के लिए सड़क पे खड़ा हुआ था, बन रहा था, ठीक है, लेकिन उसका इंश्योरेंस नहीं था। अब बताइए उसका चालान काटा जा सकता है कि नहीं काटा जा सकता है? काटा जा सकता है। लेकिन बाद में उसने कहा कि आपने तो कहा था कि सड़क पर चलने वाले व्हीकल्स का, और हमारी व्हीकल चल तो रही नहीं थी, हमारी व्हीकल तो खड़ी भी थी। तो बताइए उसका रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि सड़क पर चलने वाले व्हीकल्स का मतलब ये नहीं है कि वो नेसेसरीली मूव कर रहे हैं। सड़क पे खड़े हुए भी जो व्हीकल्स हैं या आने जाने वाले भी जो व्हीकल्स हैं, सब के सब उसके अंदर में इंक्लूड होंगे। क्लियर बात है? समझ में आया कि नहीं आया? नॉर्मली द स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्ट्रूड इन देयर ऑर्डिनरी मीनिंग। जनरली हमको उसके ऑर्डिनरी मीनिंग को देखना चाहिए, बट इन मेनी केसेस ऑर्डिनरी मीनिंग डज नॉट लीड टू अ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। कई बार ऑर्डिनरी मीनिंग से रीजनेबल कंस्ट्रक्शन नहीं निकलता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सक्लूसिवली डिक्शनरी मीनिंग के ऊपर रिलाई करना, एक्सक्लूसिवली डिक्शनरी मीनिंग के ऊपर रिलाई करना प्रॉपर कंस्ट्रक्शन दे ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि रनिंग, तो रनिंग डज नॉट मीन अ क्या, रनिंग डज नॉट लीड टू अ प्रॉपर कंस्ट्रक्शन। हमने उस रनिंग शब्द को कैसे पकड़ा? हमने कहा कि वो चाहे चल रहा हो या इन जनरल वो सड़क पे आने जाना करता है, भले उस दौरान खड़ा हुआ हो, लेकिन अगर वो सड़क पर चलने के लिए बना है व्हीकल तो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। Exclusive reliance on dictionary meaning does not lead to a proper construction. The words must be interpreted with regard to subject matter and object of the statute. Next, I think ये same case law है जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। Rule of harmonious construction. Rule of harmonious construction. What does this say? This simply says, सुनना बात को, इट सिंपली सेज कि अगर एक या एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल हैं तो आपको वो इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए जिससे एक्ट का ऑब्जेक्टिव मीट आउट हो। अगर एक या एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन करना मुमकिन है तो आपको वो इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए जिससे उस एक्ट का ऑब्जेक्ट मीट आउट हो। जैसे मान लो कि हम आपसे कहें एक पर्टिकुलर कोई एक एक्ट ले लेते हैं और इसी का एक कंपनीज एक्ट का कोई एक एग्जांपल उठाते हैं और उससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आपने सीखा है कि कोरम पढ़ा है तुम लोगों ने कंपनीज एक्ट में या कंपनी लॉ में कि कोरम इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग शेल बी 2 और 1/3, 2 या 1/3 होना चाहिए। पढ़ा ऐसा कुछ? एक बोर्ड मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 या 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। इसका मतलब अगर आपके यहाँ पे 3 डायरेक्टर है तो 3 का 1/3 क्या हो गया? 2, ठीक है, और 4 है तो 2, 5 है तो 2, 6 है तो 2, 7 है तो 2 राउंड ऑफ करके, क्योंकि 2.33 राउंड ऑफ करके 2 आएगा, 8 है तो 2.66 राउंड ऑफ करके क्या बन जाएगा? 3, 9 है तो राउंड ऑफ करके 3। अब समझो, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इट इज 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। लेकिन हमारे एक्ट में ऐसे थोड़ी लिखा रहता है। हमारे एक्ट में क्या लिखा रहता है कि द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शेल नॉट फॉल बिलो 2, द कोरम शेल बी 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। कोरम मतलब एक मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितने लोगों की जरूरत है? तो कहा गया कि जितने डायरेक्टर्स हैं उसके 1/3 तो डायरेक्टर की मीटिंग में होने चाहिए, 1/3 होने चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में 2 से कम नहीं होने चाहिए। कितने से कम? 2 से कम नहीं होने चाहिए। तो हमने ना उसको इंटरप्रेट करके निकाला कि इसका हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ये निकलता है कि 1/3 या 2 विच एवर इज हायर।
अच्छा, अब इसका एक और केस स्टडी सुनना, एक रियल केस स्टडी सुनना। यह विवाद था बिटवीन आर्टिकल 25(2)(b एंड आर्टिकल 26(b) का। आर्टिकल 25(2)(b) क्या करता है? यह आजादी देता है स्टेट को। यह आजादी किसको देता है? स्टेट को, कि आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस अफेयर या सोशल वेलफेयर से जुड़े हुए नियम कायदे बना सकते हो, और आपके पास अपनी भी आजादी है। हमारे पास अपने रिलीजन को मैनेज करने की, प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट करने की अपनी भी आजादी है। और ये किसको आजादी दे रहा है? स्टेट को, कि आप भी चाहो तो अपने नियम कायदे बना सकते हो। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड दिस रूल इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 25(2)(b एंड आर्टिकल 26(b) and it was held that the right of every religious denomination or any section thereof to manage its own affairs in matters of religion। यानी आपके पास में एक राइट है कि आप अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या अपने रिलीजियस डिनोमिनेशन को खुद से मैनेज कर सकते हो। आर्टिकल 26(b इज सब्जेक्ट टू अ लॉ मेड बाय द स्टेट। सॉरी, आर्टिकल 25(2)(b is basically state can make the laws. Article 26(b) is basically you can manage your own affairs. तो what does the interpretation come? आप अपने affairs को manage कर सकते हो, लेकिन it is subject to state laws। फिर से, आप अपने religious affairs को manage कर सकते हो, लेकिन it is subject to state laws। state law बना सकता है, यानी हमारी legislature law बना सकती है religious matters के लिए। आप अपने खुद के रिलीजियस मैटर्स को खुद से गवर्न कर सकते हो। तो इसका हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या निकलेगा, जिससे दोनों ही मीट आउट हो जाएं। स्टेट के बनाए हुए लॉस को आपको मानना पड़ेगा, और जहां पे स्टेट के बनाए हुए लॉस नहीं है, वहां पे आप अपना लॉ, अपना नियम कायदा बना सकते हो। समझे कि नहीं समझे? जैसे मान लीजिए स्टेट एक्ट, गवर्नमेंट का पास किया गया एक्ट है। गवर्नमेंट के पास किए गए एक्ट के अंडर में मान लीजिए कोई पर्टिकुलर चीज बैंड है, डाउरी इज बैंड। अब आप अपने रिलीजियस अफेयर में ऐसा नहीं बना सकते हो कि नहीं डाउरी इज अलाउड। इज दिस क्लियर और नॉट? तो आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो, बट इट विल बी अंडर द स्टेट लॉस। कॉन्स्टिट्यूशन ने, सॉरी, हमारे जुडिशरी ने ऐसा इंटरप्रिटेशन दोनों को मिला करके बनाया। तो ये क्या था? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब देखो इसके शब्द क्या है, वापस से आपसे कहेंगे। देखो, हमने अगेन इन नोट्स को बनाते दौरान ये ध्यान दिया है कि आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर हमें कैसे करके या क्या लिखना है, उसको हमने यहां पे हल कर दिया है। तो देखिए, 3 पैरा मैंने आपको लिख करके दिखाए, 3 पैरा लिखे। आप भी जब याद करें तो इन 3 पैरास के अंदर में बांट करके करें। पहला पैरा क्या? अ स्टैट्यूट मस्ट बी रेड एज अ होल एंड वन प्रोविजन ऑफ द एक्ट should be construed with reference to the other provision in the same act। जो स्टैट्यूट है, जो स्टैट्यूट है उसको हमें एज अ होल पढ़ना चाहिए। जो स्टैट्यूट है उसको हमें एज अ होल पढ़ना चाहिए, और कोई भी एक प्रोविजन अगर किसी एक्ट के अंडर में दिया गया है, देन इट मस्ट बी कंस्टिट्यूट विथ रेफरेंस टू अदर प्रोविजंस इन द सेम एक्ट। यानी आप ये देखो कि बाकी के प्रोविजंस किस तरीके से डील कर रहे हैं। ठीक है, बाकी के प्रोविजन क्या कह रहे हैं? सो एज टू मेक अ कंसिस्टेंट इनैक्टमेंट ऑफ द होल स्ट्रक्चर। अब आपको सब जगहों पर दिखाई देगा, सब जगहों पे आपको दिखाई देगा कि हमारा लॉ बड़ा है, लेजिस्लेचर बड़ा है, कस्टम छोटा है। तो हमने यहां पर भी क्या मान लिया कि हमारा लॉ बड़ा है और कस्टम छोटा है। ठीक है, द लॉ इज बिगर देन द कस्टम। Such a construction has the merit of avoiding any inconsistency। इससे आप किसी भी इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। क्या मतलब? कि आप ऐसा एक इंटरप्रिटेशन निकालो, एक ऐसा कंस्ट्रक्शन निकालो जिससे कि कोई भी इनकंसिस्टेंसी ना रह जाए। ठीक है, कोई ऐसी बात ना रह जाए, जैसे से फॉर एग्जाम्पल आप दोनों लॉस को मिला करके, अच्छा एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल याद आया जो आपके सीएस प्रोफेशन से रिलेट करता है। एक सीएस प्रोफेशन से रिलेट करता हुआ ही एक प्रोविजन आप जिसमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। सीएस के अपॉइंटमेंट की लिमिट क्या है? सीएस के अपॉइंटमेंट की लिमिट क्या है?
कब एक कंपनी को होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना होता है? जब एक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो तो एक कंपनी को होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ता है। लेकिन अब देखिए इसके लिए भी अपने नियम कायदे लिखे हुए हैं। उसमें लिखा हुआ है केएमपी कब अपॉइंट करना पड़ता है ना। केएमपी का अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा हुआ है और केएमपी के अंदर में सीएस का भी नाम है। तो लिखा हुआ है कि केएमपी कब चुनना पड़ेगा, और केएमपी चुनना पड़ता है पब्लिक कंपनी को। केएमपी किसको चुनना पड़ता है? पब्लिक कंपनी। तो 5 करोड़ से ज्यादा है तो केएमपी चुनना पड़ेगा, और 10 करोड़ रुपए का जो लिमिट है वो रखा गया सीएस के लिए। तो एक बार मुझे वापस से शायद रेफर करना पड़े, लेकिन आप उसको ऐसे समझो कि एक तरफ में लिख दिया गया कि प्राइवेट कंपनी को चुनना पड़ेगा और एक तरफ में लिख दिया गया पब्लिक कंपनी को चुनना पड़ेगा। मान लो कहा गया पब्लिक कंपनी को केएमपी चुनना पड़ेगा तो सीएस चुनना पड़ेगा, और प्राइवेट कंपनी को अलग से कह दिया गया कि तुमको सीएस चुनना पड़ेगा। तो एक तरीके से आप कह रहे हो कि तुम केएमपी चुनना, और केएमपी चुनोगे तो सीएस चुनोगे पब्लिक कंपनी को, और एक तरफ में अलग से प्राइवेट कंपनी को कह रहे हैं कि तुम भी सीएस चुनना। तो सर सीएस तो दोनों में मिल गया, मतलब आप सीधा सीधा ये कह दो कि सीएस को तुम्हें चुनना ही पड़ेगा, सीएस को तुम्हें चुनना ही पड़ेगा अगर आपका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है। तो ये हमने क्या किया, इसका हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, दोनों को मिला जुला करके एक उसका इंटरप्रिटेशन निकाला। दिस इज कॉल्ड एज रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। So such a construction has the merit of avoiding any inconsistency या repugnancy either within a section or between a section and other parts of the statute। यानी within the section अगर कुछ अलग अलग बातें कही जा रही है, repugnancy या inconsistency, inconsistency का मतलब एक कुछ और कह रहा है दूसरा कुछ और कह रहा है, ठीक है। repugnancy का मतलब वही हो गया एक तरीके से कुछ डिफेक्ट है उसके अंदर में। तो किसी एक सेक्शन में या अलग अलग दो सेक्शन थे, दोनों अलग अलग बातें कह रहे थे, एक सेक्शन कुछ और कह रहा है दूसरा सेक्शन कुछ और कह रहा है, तो इन दैट केस हम दोनों को मिला जुला करके पढ़ेंगे। जैसे तुम समझो, हम लोग कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और दूसरे में कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो हम लोग कहते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और इट इज सब्जेक्ट टू दीज एंड दीज रिस्ट्रिक्शंस। तो हम लोग उसका हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। चलिए खैर, अब देखो हम आपको बताएं, कितना भी आप लोगों ने पढ़ लिया समझ लिया, एट द एंड आपको लगेगा कि बहुत सी चीजें एक जैसी है और आपको इसके शब्द, इसकी वर्डिंग्स को एक एक करके याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पे आते हैं। ये जो मैंने आपको पढ़ाई ये कौन से थे? प्राइमरी रूल्स, प्रिंसिपल रूल्स, जो मेन रूल्स होते हैं। 5 रूल्स मैंने आपको पढ़ाए, कौन कौन से? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, फिर एजेस्डम जनरस और मिसचीफ या हिडेंस रूल या बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन या पर्पसिव कंस्ट्रक्शन, अलग अलग नाम था, और क्या? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन और रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। चलिए अब सुनिए, एजेस्डम जनरस बोल दिया था हम लोग ने, हाँ। अब देखिए अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला, अब देखो इसके अंदर में अगेन वापस से लैटिन मैक्सिम्स हैं। कौन कौन सा है? सबसे पहला एक्सप्रेसियो उनिस एस्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस। अब ये तो ऐसे ही पूछा जाएगा, ये तो ऐसे ही पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेसियो उनिस एस्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस। शॉर्ट नोट्स आते हैं 4 नंबर के, 5 नंबर के। मेरी जैसी ऑब्जर्वेशन है, पीछे इसके अंदर में एग्जामिनेशन में लगभग 9 नंबर के सवाल आते हैं, 8 से 9 नंबर के सवाल इस पर्टिकुलर चैप्टर से आते हैं। तो हम आपसे कह रहे थे 5 नंबर, बट लगभग 9 नंबर के सवाल इसमें से आई हैं। और ये अगेन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से कंपलसरी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सप्रेसियो उनिस एस्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस। अच्छा, इसको अगर आप वर्डिंग समझोगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा। एक्सप्रेसिव मतलब एक्सप्रेस, उनिस मतलब वन, एस्ट मतलब मीन्स, एक्सक्लूसिव अल्टेरियस यानी एक्सक्लूडिंग दी अदर्स। तो एक्सप्रेसिंग वन थिंग
मीन्स द एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स। अगर आपने कोई एक चीज एक्सप्रेस कर दिया, इसका मतलब बाकी चीजें एक्सक्लूड हो गई। जैसे अगर हम कह दें कि कोई एक लॉ है वो पब्लिक कंपनीज के ऊपर में एप्लीकेबल है, इसका मतलब वो प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। यस और नो? अगर कोई लॉ पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल है, इट मींस इट इज नॉट अप्लाइंग ऑन अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है। एक्सप्रेसियो उनिस एस्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस। This rule means express mention of one thing implies the exclusion of another. तो अगर लिख दिया गया पब्लिक कंपनी, it means private company is excluded. क्लियर है ये बात? अगर उसमें लिख दिया गया टू व्हीलर्स, it means थ्री व्हीलर्स are excluded. Any general word in a statute must be given a general construction unless there is a ground for limiting and restraining the meaning by reasonable कंस्ट्रक्शन। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई भी ऐसा वर्ड है, इट मस्ट बी गिवन अ जनरल कंस्ट्रक्शन। अब देखो यहां पे ना ठीक अपोजिट बात कर रहा है, सुनना, क्योंकि बाद में आप इन चीजों को सोचोगे अरे सब बातें यही कर ले रहा है, क्या रहा है। पहले कहा इसने कि एक चीज अगर कह दिया तो दूसरा इंक्लूड नहीं करोगे, लेकिन फिर इसने कहा कि तो बहुत हार्श हो गया, ये हमारी तरफ से बहुत हार्श हो गया। ठीक है। तो एनी जनरल वर्ड मस्ट बी कंस्टिट्यूड बाय गिविंग इट अ जनरल कंस्ट्रक्शन। तो अगर वर्ड वहां पे लिखा हुआ है कंपनीज, तो कंपनीज के अंदर में आप सभी प्रकार की कंपनीज को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? सभी प्रकार की कंपनी को इंक्लूड। वैसे ही करके अगर उसमें वर्ड लिखा हुआ है व्हीकल्स, तो व्हीकल्स को आप जनरली कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें वन टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर सब आप उसके अंदर में इंक्लूड करोगे, है ना। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप उस एक्ट के सिग्निफिकेंस को देखोगे तो उसके अंदर में आप पाओगे कि एरोप्लेन उसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। ट्रेन में भी तो एक व्हीकल है, वो सब इंक्लूड नहीं है, लेकिन वो व्हीकल्स इंक्लूडेड हैं जो कि जनरली रोड पे चलती होंगी। अगर हम कहें मोटर व्हीकल एक्ट है, तो उसके अंदर में कौन सी मोटर व्हीकल इंक्लूडेड होगी? ट्रेन और एरोप्लेन नहीं, वो आमतौर पर व्हीकल्स जो कि सड़क पे चलती होंगी। यस और नो? तो ये हो गया आप क्या कि इफ यू आर एक्सप्रेसिंग वन थिंग, इट मींस यू आर एक्सक्लूडिंग दी अदर थिंग्स। बट आप उस शब्द को थोड़ा जनरल मीनिंग में लेना, बहुत ज्यादा एकदम कन्फाइन मत कर देना। अनलेस देयर इज अ ग्राउंड फॉर लिमिटिंग एंड रिस्ट्रेनिंग द मीनिंग बाय रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। सिमिलरली अ थिंग मस्ट नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ एक्ट जस्ट बिकॉज इट इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन। केवल स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है इसलिए उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हो यहां पे कुछ और कह रहा है। मेन जो मैक्सिम है, मेन जो रूल है वो कुछ और है, और इसका ठीक अपोजिट ये कह रहा है। ये कह रहा है कि जनरल इंटरप्रिटेशन कर लेना, शब्दों की मीनिंग को बस इसलिए कंस्ट्रक्ट मत कर लेना, रिस्ट्रेन मत कर लेना, और रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करना। ठीक है। और कोई भी चीज को सिर्फ इसलिए एक्सक्लूड मत कर देना कि उसका नाम स्पेसिफिकली लिखा नहीं गया। तो अगर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी लिखा हुआ है तो उसको ओपीसी पे भी अप्लाई करना, ये मत कह देना कि ओपीसी लिखा नहीं है। हालांकि अपना कंपनीज एक्ट जनरली ये लिख देता है कि ओपीसी इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली, तो ऑल्दो वो अप्लाई करके हम एक इन जनरल आपको समझा रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो अगर बाइक, मोपेड्स वगैरह लिखा हुआ है उसके अंदर में और भी कोई मोटरसाइकिल होगी तो वो इंक्लूड हो जाएगी। अच्छा, अगला है पॉइंट नंबर 2, कंटेम्परेनिया एक्सपोसितो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे। कंटेम्परेनी, अच्छा कंटेम्प, अगेन मीनिंग समझेंगे, आसानी समझ में आ जाएगा। ऊपर वाला तो याद हो गया होगा, एक्सप्रेसियो उनिस एस्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस। कंटेम्परेनिया का मतलब होता है कंटेम्पररी मीनिंग। कंटेम्पररी मतलब जो आज की है या पुरानी है, पुरानी है, जो पुराने समय से चलती आ रही। कंटेम्पररी मीनिंग, तो कंटेम्परेनिया एक्सपोसितो एस्ट ऑप्टिमा, यानी किसी भी चीज की कंटेम्पररी मीनिंग को आप देखो उसके असली मतलब को समझने के लिए। जैसे आज अगर हम एक शब्द को इस्तेमाल करें, ठीक है, आज अगर हम एक
शब्द को इस्तेमाल करें? कोई ऐसा एक स्लैंग लैंग्वेज में इसको तुम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो तो फिर बताओ। कोई एक ऐसा शॉर्ट फॉर्म अगर तुम लोग इस्तेमाल करते हो तो फिर बताओ। जैसे से फॉर एग्जांपल यप, ये इस तरीके से। एक होता है LOL, लाफिंग आउट लॉट्स या लाउड, हाँ। टू बी ऑनेस्ट, TBH, ठीक है। तो मान लो कोई एक ऐसा क्या BTW, ASAP, yes, ASAP is a very commonly and formally used term as well, ठीक है। तो ये बताइए अगर आज के समय में कहीं पे लिख ही दिया गया ASAP, तो अपन तो समझ रहे हैं ASAP का मतलब। हो सकता है 20 साल बाद और शब्द बदल जाएं, ठीक है, और ASAP का मतलब बदल करके कुछ और ही हो जाए, ठीक है। तो ये बताइए 20 साल बाद अगर उनको ASAP शब्द का मतलब समझना होगा तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो 20 साल पहले क्या चलता था, 20 साल पहले का फेसबुक खोलेंगे और वहां पे देखेंगे, 20 साल पहले के मेल्स खोलेंगे और देखेंगे कि उस दौरान ASAP शब्द का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि कसाई, जल्लाद, तो जल्लाद एक स्पेसिफिक शब्द है जो कि जेल के अंदर में मौत की सजा सुनाते हैं, उसे कहते हैं जल्लाद, ठीक है। लेकिन आज के समय में हम लोग कोई भी इंसान जो कि बहुत क्रूर हो, दुष्ट हो, तो आप लोग उसे कहते हैं जल्लाद, है कि नहीं। तो शब्दों का मतलब बदलता है कि नहीं बदलता समय के साथ, लेकिन आप किसी भी शब्द को उस सेंस में इंटरप्रेट करेंगे, आप किसी भी शब्द को उस सेंस में इंटरप्रेट करेंगे जब उसका यूज किया गया था, यानी उसकी कंटेम्पररी मीनिंग में। कौन सी मीनिंग में? कंटेम्पररी मीनिंग में। So the maxim means that the contemporaneous exposition is the best and strongest in law. Where the words used in a statute have undergone alterations in meaning, जहां पे उस शब्द की मीनिंग समय समय पे बदली है, the words will be construed to bear the same meaning as they had when the statute was passed. उन वर्ड्स को उसी प्रकार से हम लोग इंटरप्रेट करेंगे जैसा कि तब इस्तेमाल किया या तब होता होगा जब स्टैट्यूट पास हुआ था। तो अगर साल 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का कोई वर्डिंग है तो हम यही देखेंगे कि उस दौरान वर्डिंग को किस सेंस में यूज किया जाता था, ठीक है। बट केवल एक ही सेंस में उस मीनिंग को बदला जाएगा। अगर हमको लगता है कि कोर्ट खुद ही उस शब्द को कितने साल से गलत इंटरप्रेट कर रहा था, अरे कोर्ट कितने साल से गलत इंटरप्रेट कर रहा है या लॉ उसको सही समझ नहीं पा रहा है, कोर्ट गलत कर रहा है या लॉ समझ नहीं पा रहा है और ये साबित हो गया आगे जाकर के, तब तो उसकी मतलब को बदलेंगे। लेकिन जैसे मान लो अगर हम कहें कि एक शब्द है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम कुछ चीजों को लेते हैं, इट इंक्लूड्स हुंडी, इट इंक्लूड्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ हुंडी आल्सो, ठीक है। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर में यूज किए जाने वाला कोई एक पर्टिकुलर टर्म है जो कि पहले कुछ और था, अभी कुछ और है, ठीक है। तो इन दैट केस हम लोग क्या कहेंगे कि मान लो अगर पहले का टर्म हमको लगता है कि सही नहीं था या उसको सही ढंग से इंटरप्रेट नहीं किया जा रहा था, तो फिर आज हम लोग उसको बदल सकते हैं। अगर पहले के किसी यूज किए गए टर्म को हम एकदम डैम श्योर हैं कि ये आज तक गलत तौर पे पढ़ा जा रहा था, तो ही हम उसकी मीनिंग को बदलेंगे, अदरवाइज उसकी मीनिंग को नहीं बदलेंगे। ये क्या है बताइए? कंटेम्परेनिया एक्सपोसितो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा। थोड़ा बहुत और बचा है, इसको हम लोग अपनी अगली क्लास में जरूर से फिनिश कर लेंगे। कल की क्लास में ये फिनिश हो जाएगा। लास्ट में हमने आपके रेफरेंस के लिए पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को लगा रखा है। कल हम लोग इस चैप्टर को फिनिश भी करेंगे और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को भी रेफर करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।